Good morning, my dear students. I hope that all of you have enjoyed autumn break. आपने काफ़ी अच्छी तरीके से autumn break holidays मनाए होंगे. So from today onwards, we'll start our study. And first of all, we'll do the question paper that we have given in the half yearly exam. So ये क्लास 7 लिखा है, 7D लिखा है. सो 7D से कोई मतलब नहीं है, ये क्लास 7 के लिए क्वेश्चन पेपर है. सभी क्लास में एक ही जैसा था. ओके, सो दिस इज़ क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 7. हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एंटर योर डिटेल्स, नेम एंड एडमिशन नंबर, क्लास एंड सेक्शन एंड देन रोल नंबर. उसके बाद आपको स्टार्ट करना था, स्टार्ट क्विज. एंड इस क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस थे और इस सेक्शन में सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के थे. सेक्शन बी में उसमें भी 10 क्वेश्चंस थे एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स. यानी सेक्शन बी में सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के थे और सेक्शन सी में 5 क्वेश्चंस थे जिनके आंसर आपको राइट डाउन करने थे और वो भी 2 मार्क्स के थे. सो केवल सेक्शन ए ही एक ऐसा सेक्शन था जिसमें 1 मार्क वाले क्वेश्चंस थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील सॉल्व सेक्शन ए. सो विच इज़ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन सा है, इसमें आपको बताना है. यानी कि वो एनवायरनमेंट जो कि ह्यूमन ने बनाया है, जो कि नेचुरल नहीं है. ठीक है. सो दिस एनवायरनमेंट इज़ माउंटेन हो सकता है, नहीं हो सकता है क्योंकि माउंटेन ये नेचर ने बनाया है. सी ये भी नेचर ने बनाई है. ओके. रोड आर मेड बाय ह्यूमन. ओके. रोड ह्यूमन के द्वारा बनी हुई है. सो दिस इज़ ए ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. So this question is from the first chapter of geography. Okay, road हुआ, buildings हुआ. Okay, so these are made by human. Human sea नहीं बना सकता है, mountain नहीं बना सकता है. Okay, so these are natural environment. Answer for this question is road. And next question is fill in the blanks. गैस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज. सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उससे हमें कौन सी गैस प्रोटेक्ट करती है. दिस इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. सो द गैस विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल सन रेज दैट इज़ अल्ट्रावायलेट रेज, इट इज़ ओजोन. ओजोन गैस हमें प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल रेज से. ओके. कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तब जो गैस निकालते हैं, दिस इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके. CO2 इसका सिंबल है. ओके. नाइट्रोजन वो गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में प्रेजेंट है. इट इज़ द गैस विच इज़ प्रेजेंट इन द मैक्सिमम अमाउंट. ओके. दिस इज़ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन को N2 लिखा जाता है, इसका सिंबल N2 होता है. एंड ओजोन का सिंबल होता है O3. ओके. और जो O2 सिंबल होता है, दिस O2, ये ऑक्सीजन का होता है. दिस इज़ ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन वो गैस है जो हम सांस लेते हैं, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तब हम ऑक्सीजन लेते हैं. सो आंसर फॉर दिस इज़ ओजोन. ओके. बस ये सिंबल आपको अभी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. It is only for your information. Okay. So जो ओजोन गैस होती है ये स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट रहती है. You can see the location of stratosphere. This is first layer. This is troposphere. Second layer होती है स्ट्रेटोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन गैस होती है. Here you can see this is ozone gas. It protects us from the harmful ultraviolet rays of the sun. जो सन की हार्मफुल रेज होती हैं उससे प्रोटेक्ट करती है, उनको रोक लेती है. और अर्थ की सरफेस पे जो सनलाइट आती है वो फिल्टर वाली सनलाइट होती है.
जो कि नुकसान नहीं पहुंचाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ओके, सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन फॉर क्वेश्चन। नाउ वील मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, मानसून विंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। मानसून विंड किस टाइप की विंड है? वी नो दैट जो मानसून विंड होती हैं ये हमारी इंडिया में रेनफॉल लाती हैं, बारिश करती हैं। जब मानसून विंड आती है तब रेनी सीज़न आता है एंड यानी कि एक तरीके से सीज़न चेंज हो जाता है। ओके, समर सीजन से रेनी सीजन आता है। सो मानसून विंड इज़ ए सीजनल विंड। ओके, परमानेंट विंड वो होती हैं जो कि साल भर चलती हैं। सो मानसून विंड ये साल भर तो नहीं चलती है, ये केवल रेनी सीजन में चलती है। सो दैट्स वाई इट इज़ अ सीजनल विंड। परमानेंट विंड जैसे कि ट्रेड विंड होती हैं, दीज आर परमानेंट विंड। ओके, लोकल विंड वो होती है जो कि एक छोटे से एरिया में चलती है। वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ लू। ओके, लू जो विंड है जो कि गर्मियों में जो गर्म हवा चलती है नून के समय में, दोपहर के समय में जो गर्म हवा चलती है, दिस इज़ कॉल्ड लू एंड दिस इज़ लोकल विंड। ये नॉर्थ इंडिया में ही चलती है, साउथ इंडिया में ये लू नहीं चलती है। सो दैट्स वाई लू इज़ अ लोकल विंड। लेकिन जो मानसून विंड है ये सीजनल विंड है, ये पूरी इंडिया में मानसून आते हैं। दैट्स वाई इट इज़ सीजनल विंड। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ सीजनल विंड। मानसून इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सीजनल विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 4। As we go up the layers of the atmosphere, the pressure, जब हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं तब प्रेशर घटता है, बढ़ता है या एक सा रहता है? इसका आंसर आपको देना है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ डिक्रीजेज। जब हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाएंगे तब प्रेशर कम होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। अर्थ की जो सरफेस होती है उस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये सबसे ज़्यादा होता है और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कम होता जाता है। देयर आर डिफरेंट लेयर्स हैं, यू कैन सी ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। सो क्या होता है कि यहाँ पे अर्थ की सरफेस पे ये प्रेशर सबसे अधिक होता है और उसके बाद जब ऊपर जाएंगे, व्हेन वी मूव अपवार्ड प्रेशर कम होता जाएगा। यानी जो प्रेशर ट्रोपोस्फियर में है उससे कम स्ट्रेटोस्फियर में होगा, उससे कम मीजोस्फियर में होगा, उससे कम थर्मोस्फियर में होगा, उससे कम एक्सोस्फियर में होगा। सो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर ऑन गोइंग अपवार्ड इन द एटमॉस्फियर। So now we'll move to our next question. This is question number 5, history question. History से question है ये। If Jat determined a Mansabdar's rank and salary, Sawar indicated his, यानी कि जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें जात और सवार जो रैंक दी जाती थी, तो उसमें जो जात था, इस जात से उस मनसबदार की रैंक और सैलरी ये डिटरमाइन होती थी। एंड जो सवार जो था इससे क्या डिटरमाइन होता था? इससे डिटरमाइन होता था उसकी मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कितने सोल्जर्स रखेगा, कितने वो सैनिक रखेगा, हाउ मैनी सोल्जर्स ही विल मेंटेन, उसको कितने सोल्जर्स मेंटेन करके रखनी है, कितने उसको कैवलरी जो मैन हैं, जो घुड़सवार हैं, ये उसको कितने मेंटेन करने हैं। ओके, सो जाट डिटरमाइंड अ मनसबदार्स रैंक एंड सैलरी, सवार इंडिकेटेड हिज मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस इज colored hard stones placed in depressions carved out into marble or sandstone
creating beautiful ornate patterns are called, this is called पित्रादोरा। यानी कि पित्रादोरा ये वो आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर है जिसमें कि फर्स्ट वी टिक द आंसर, दिस इज पित्रादोरा। जो पित्रादोरा वो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है जिसमें कि जो मार्बल या फिर जो सैंडस्टोन होते हैं उनके बीच में डिप्रेशंस में डिफरेंट टाइप के कलर्ड स्टोन्स डाले जाते हैं और उसके बाद उनकी घिसाई की जाती है जिससे कि बहुत अच्छे ये ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनते हैं, उस पर बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइंस बनती हैं। यू कैन सी इन द डायग्राम, आपको बुक दिखाते हैं। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ पित्रादोरा, कलर्ड हार्ड स्टोन्स प्लेस्ड इन डिप्रेशंस कार्व्ड into marble or sandstone creating beautiful ornate patterns. So you can see पित्रादोरा, ये जो पीछे जो पैटर्न बना है दिस इज़ पित्रादोरा। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज़ पित्रादोरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। ओके, और जब आपको इस चैप्टर मैंने पढ़ाया था तब आपको पित्रादोरा की काफ़ी सारी स्टाइल्स मैंने आपको दिखाई थी। Okay, so answer for this question is Pitradura. Next question is Taj Mahal is located in Agra. इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर पित्रादोरा है और उसके बाद ये चारबाग, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये जो चारबाग है, चारबाग ये बाबर द्वारा स्टार्ट किए गए थे। इसमें क्या होता था, इसमें एक गार्डन होता था और उस गार्डन को इस तरीके से 4 पार्ट्स में सिमेट्रिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था वाटर चैनल्स के द्वारा या फिर और भी जो दूसरे पैटर्न्स हैं उनके द्वारा, एंड दिस इज़ कॉल्ड चारबाग। और जो रिवर फ्रंट गार्डन है, रिवर फ्रंट गार्डन जब ये चारबाग किसी रिवर के किनारे होता था, सपोज़ हियर दिस इज़ कोई रिवर फ्लो कर रही है। ओके, अगर ये चारबाग किसी रिवर के किनारे है, रिवर के फ्रंट में है, देन दिस इज़ कॉल्ड रिवर फ्रंट गार्डन। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, आपको डायग्राम दिखाते हैं कि रिवर फ्रंट गार्डन, दिस इज़ हियर यू कैन सी दिस इज़ चारबाग। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये 4 पैटर्न्स हैं। Here you can see this channel and this channel, 4 पैटर्न्स में है। बट ये जो ताजमहल है इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ यमुना रिवर, इसके पीछे यमुना रिवर है, इसके पीछे से यमुना रिवर निकल रही है। सो दिस इज़ कॉल्ड रिवर फ्रंट गार्डन। ओके, जब भी ये रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड होगा दिस विल बी कॉल्ड रिवर फ्रंट गार्डन। एंड इसी तरीके से यू कैन सी हियर ये रिवर फ्रंट गार्डन सिटी ऑफ आगरा है, ये जो रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है। हियर यू कैन सी दिस इज़ ताजमहल। ओके, सो इसी तरीके से दिस इज़ कॉल्ड रिवर फ्रंट गार्डन। जब ये रिवर के किनारे लोकेटेड होगा दिस विल बी कॉल्ड river front garden. Now we will move to our next question. Taj Mahal is located in Agra. This is statement is we know that this statement is correct, and I think everyone knows the answer of this question. This is true. Taj Mahal is located in Agra. This statement is true. Okay. So next question is question number 8. In a democracy, universal adult franchise is important. This statement is true or false? इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि इन ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज उसको कहते हैं, यूनिवर्सल मीन्स सभी के लिए, यानी कि किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आइदर दिस इज़ मेल और फीमेल, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे बुजुर्ग हो, ओके, बच्चे को नहीं,
ठीक है, बच्चा जब 18+ ईयर्स का हो जाता है तब उसको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो मेल चाहे फीमेल सभी को जब वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है, अडल्ट मीन्स 18+। सो जब सभी अडल्ट्स को वोट देने का अधिकार मिलता है, फ्रेंचाइज मीन्स वोटिंग राइट्स, वोट देने का अधिकार, तो दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी उसे कहते हैं जिसमें जो रूलर होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, जिसमें इलेक्शंस होते हैं, ओके। और फ्री फेयर इलेक्शंस तब होंगे जब सभी को वोट देने का अधिकार होगा, बराबर का अधिकार होगा। दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट that in a democracy universal adult franchise is important. So this statement is true. Answer for this question is true. Now we will move to next question, that is question number 9. Communicable diseases spread from one person to another through water, food or all of the above. कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं, यानी कि संक्रामक बीमारियां जिन्हें कहते हैं, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं। किस तरीके से हो सकता है? किसी के छूने से फैल जाएं, हो सकता है किसी के द्वारा कंटेमिनेटेड वाटर पीने से वो फैल जाएं, या कंटेमिनेटेड फूड खाने से फैल जाएं, ओके। So communicable diseases, these are spread from one person to another by the all of the above. वाटर से भी हो सकती हैं, फूड से भी हो सकती हैं, ओके, या फिर किसी दूसरे तरीके से भी हो सकती हैं। So communicable diseases, these are spread from one person to another through all of the above. This is the answer of this question. Now next question is, MLA is elected by fill in the blanks of that constituency. MLA किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो उसका जो क्षेत्र है, जो निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ से वो इलेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पर किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? दिस इज जुडिशरी, गवर्नमेंट ऑफिशियल या वोटर्स? सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वोटर्स। MLA इज इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, ओके। उसको जुडिशरी इलेक्ट नहीं करती है, ना ही गवर्नमेंट ऑफिशियल इलेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सिर्फ जो इलेक्शंस जो होते हैं उसको देखने का काम करते हैं कि किस तरीके से फ्री एंड फेयर मींस में हो रहा है या नहीं, कोई डिसऑनेस्टी या कोई बेईमानी तो नहीं हो रही है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वोटर्स। सो वी हैव डिड सेक्शन ए ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, जिसमें सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के थे। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज़ सेक्शन बी, जिसमें भी 10 क्वेश्चंस हैं एंड ईच क्वेश्चंस हैविंग 2 मार्क्स, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, a ritual fill in the blanks was performed by दंती दुर्गा और राष्ट्रकूटा चीफ। सो ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि वो कौन सा रिचुअल है, वो कौन सी प्रैक्टिस है जब दंती दुर्गा, ये जो कि एक राष्ट्रकूट चीफ थे, जब ये बने थे तो कौन सा रिचुअल उन्होंने परफॉर्म किया था। सो दिस रिचुअल वाज नेम्ड हिरण्यगर्भा। आंसर फॉर दिस इज हिरण्यगर्भा। इस रिचुअल को करके ये जो दंती दुर्ग थे, ये राष्ट्रकूटों का चीफ बन गया था, उनका सरदार बन गया था, उनका हेड बन गया था। सो दिस इज़ द हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भा मीन्स होता है कि एक तरीके से दोबारा से जन्म होना, यानी कि इनका दंती दुर्गा का रूलर के रूप में, किंग के रूप में दोबारा से जन्म हुआ। इस रिचुअल का यही मतलब था, और ये जो ब्राह्मण्स थे उनके द्वारा परफॉर्म किया गया था दंती दुर्गा के लिए। सो
दिस इज़ आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11 एंड इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट पे करेंगे। क्वेश्चन 11 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन 12 से हम नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे, ओके, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और उसके बाद आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी।